हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं मुझे प्यार हुआ था बिलियनर फटेचर कहानी का लास्ट एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पूरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लक्ष्य ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने ये बाजी जीत ली देवराज। तुम भूल रहे हो कि तुम एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक टूटे हुए झोपड़े से की थी, जिसने भूखे पेट सोने सीखा है। तुम मेरी दौलत छीन सकते हो, मेरी कंपनी छीन सकते हो, मुझे हथकड़ियां पहना सकते हो, लेकिन तुम मेरा वो दिमाग नहीं छीन सकते जिसने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया है। ये कहते हुए लक्ष्य की आंखें किसी लेजर बीम की तरह देवराज की आंखों में गड़ गई। उसने आगे कहा, मेरा एक एक आदमी, मेरी परछाई, एक एक हिस्सा इस वक्त मेरी सल्तनत तेरी को राख कर देगा। तूने सिर्फ एक शेर के पिंजरे में हाथ डाला है, लेकिन तूने जंगल के उस तूफान को जगा दिया जो तुझे तेरे ही घर में जिंदा जला देगा। और उस तूफान का नाम है मेरी सच्चाई। आगे से देवराज दीक्षित को लक्ष्य की इस बेखौफ बातों से अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने अपने अहंकार को हावी रखकर कहा, तेरी सच्चाई उस कबीर के साथ मर चुकी थी लक्ष्य। अब तुझे कोई भगवान नहीं बचा सकता। ये कहते हुए देवराज अपनी कुर्सी से उठा और एक शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वहीं लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। उसने मन ही मन में कहा, निया, मुझे पता है तुम हार नहीं मानोगी। तुम मेरा वो ब्रह्मास्त्र हो जिसके बारे में देवराज दीक्षित अपने बुरे सपने में नहीं सोच सकता। उसको अपनी निया पर पूरा कॉन्फिडेंस था। इसके बाद अगली सुबह मुंबई का आसमान बिल्कुल साफ था। देवराज दीक्षित ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए अपने दीक्षित टावर के विशाल मीडिया हॉल में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। देश और दुनिया के सैकड़ों मीडिया चैनल्स वहां पर मौजूद थे। देवराज खुद मंच के सामने आया और उसने अपनी झूठी देशभक्ति और कॉर्पोरेट मसीहा बनने का नाटक किया। देवराज ने बड़े ही गंभीर भरी आवाज में बोलना शुरू करके कहा, देशवासियों, कल जो कुछ भी हुआ वो इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे काला दिन था। मिश्रा ग्रुप जैसे बड़े घराने ने चंद पैसे के लालच में हमारे देश की सिक्योरिटी का वादा का सौदा कर लिया। मुझे गर्व है हमारी सीबीआई और एटीएस पर, जिन्होंने उस गद्दार लक्ष्य मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। मैं देवराज दीक्षित ये ऐलान करता हूँ, देवराज ग्रुप अब सरकार के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था और सिक्योरिटी को मजबूत करने का। इससे पहले कि देवराज अपना घिनौना भाषण पूरा कर पाता, पूरे कॉन्फ्रेंस की हॉल की लाइट्स अचानक एक भयंकर झटके के साथ बंद हो गई, जिसे माइक से एक बहुत तेज कान फाड़ देने वाली बीप की आवाज आई, जिसे सबको अपने कान बंद करने पर मजबूर कर दिया। जिसे देवराज दीक्षित ने घबरा कर चिल्ला कर कहा, ये क्या हो रहा है सिक्योरिटी। तभी मंच के पीछे लगी वो विशाल एलईडी स्क्रीन एक झटके से ऑन हुई, लेकिन उस दीक्षित ग्रुप के लोगो उस पर था नहीं। उस पर एक हाई प्रोफाइल डेफिनेशन वीडियो प्ले होने लगा। ये वही सीक्रेट वॉइस रिकॉर्डिंग थी जो निया ने उस ब्लैक बॉक्स से निकाली थी। पूरे हॉल में सैकड़ों कैमरे और लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए देवराज दीक्षित और उस गद्दार हैकर कबीर की बातचीत गूंजने लगी। सबसे पहले देवराज दीक्षित की आवाज आई, कबीर, मिश्रा ग्रुप के सर्वर से डिफेंस डेटा हैक करो। सारे सबूत लक्ष्य मिश्रा के लैपटॉप की तरफ मोड़ दो। मैं उसे देशद्रोही साबित करके चैन लूंगा। उसके ये बात पूरी होते ही आगे से कबीर की आवाज आई, काम हो जाएगा बॉस, मैंने वालवेयर प्लांट कर दिया है। ये ऑडियो सुनते ही पूरे मीडिया हॉल में एक भयंकर तूफान आ गया। रिपोर्टर्स अपनी जगह से उछल पड़े। फ्लैश लाइट्स की अंधाधुंध बारिश होने लगी। वहीं देवराज दीक्षित पागलों की तरह चीख पड़ा। उसने चिल्ला कर कहा, ये क्या बकवास है। ये वीडियो फेक है, बंद करो इसे। उसके माथे पर पसीने की नदियां बह रही थी। उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट विक्रम बजाज को धक्का देकर कहा, प्लग निकालो इसका, बंद करो इसे। लेकिन तभी हॉल के भारी मेन दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और गेट खुल गई। दरवाजे पर जो नजारा था उसे देखकर देवराज दीक्षित के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी सांसें उसके सीने में जम गई।
दरवाजे पर सीबीआई के डायरेक्टर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, दर्जनों हथियारबंद एटीएस के कमांडो खड़े थे और उन सब के बीच बिल्कुल आगे गहरे काले रंग के डिजाइनर कोट पैंट में, आंखों में एक कातिलाना और बर्फीली आग लिए शर्मा ग्रुप की वारिस निया शर्मा खड़ी थी। उसके बगल में उसके पिता देवर्थ शर्मा थे। निया की चाल में आज एक ऐसी खौफनाक और अजय रानी का रुतबा था जिसने पूरी दुनिया के सामने अपने राजा को बेगुनाह साबित कर दिया था। वो भेड़ को चीरती हुई सीधे मंच की तरफ बढ़ी। सीबीआई डायरेक्टर ने अपनी गड़गड़ाती हुई आवाज में हुक्म देकर कहा, गिरफ्तार कर लो इस देशद्रोही को। तब एटीएस के जवान मंच पर टूट पड़े और उन्होंने देवराज दीक्षित और विक्रम बजाज को वहीं पर दबोचकर हाथों में हथकड़ियां पहना दी। आगे से देवराज ने उनसे छुड़वाने की कोशिश करके कहा, छोड़ो मुझे, तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये लड़की झूठ बोल रही है। देवराज पागलों की तरह छटपटा रहा था। तभी मियाँ निया मंच पर चढ़ गई और देवराज दीक्षित के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने सन ग्लासेस उतारे। देवराज की आंखों में एक ऐसी खूंखार नफरत के साथ देखा जो किसी शेरनी की आंखों में होती है जब कोई उसके शिकार पर हाथ डालता है। निया ने बहुत ही ठंडी और जहर बुझी आवाज में कहा, तुमने सच कहा था देवराज कि अंधेरे में राज करने वालों को उजालों में खड़े होकर लड़ने वाले कुचल देते हैं। तुमने मेरे लक्ष्य के अंधेरे और उसके शैडो चेयरमैन वाले रूप को उसकी कमजोरी समझा था, लेकिन तुम ये भूल गए कि उसकी परछाई के पीछे शर्मा ग्रुप की वो रोशनी खड़ी है जो तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को जलाकर भस्म कर सकती है। न्याय ने देवराज के गाल पर एक बहुत जोरदार झनाटेदार तमाचा जड़ा। यह तमाचा इतना तेज था कि देवराज दीक्षित के मुंह से खून निकलने लगा। पूरे मीडिया हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी निया ने दहाड़ कर कहा, यह तमाचा उस दर्द के लिए है जो तुमने कल रात मेरे लक्ष्य को दिया। तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा, तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट्स, तुम्हारी और डमी कंपनियों का सारा डेटा पीएमओ सीबीआई के पास पहुंच चुका है। तुमने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है देवराज दीक्षित। अब तुम जिंदगी भर उस काल कोठरी में सड़ोगे जो तुमने मेरे लक्ष्य के लिए बनाई थी। इसके बाद सीबीआई की टीम ने देवराज दीक्षित को घसीटकर मंच से नीचे उतारा और उसे मीडिया की भीड़ में धकेल दिया। जो कल लक्ष्य को द्रोही कह रही थी, आज वही कैमरे देवराज दीक्षित के चेहरे पर थूक रहे थे। देवराज का वो घमंड, उसका वो 45,000 करोड़ का एम्पायर, सब कुछ एक झटके में राख हो चुका था। कुछ ही घंटों में सीबीआई के उसी हेडक्वार्टर के बाहर का नजारा पूरी तरह बदल गया। जो मीडिया कल लक्ष्य को फांसी देने की मांग कर रही थी, आज वो मिश्रा ग्रुप के नौजवान और देशभक्त चेयरमैन की माफीनामे की खबरें चला रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत लक्ष्य मिश्रा पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए थे। मिश्रा ग्रुप के सील किए गए अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज को तुरंत खोल दिया गया था। तभी सीबीआई हेडक्वार्टर के भारी लोहे के दरवाजे खुले। लक्ष्य मिश्रा बाहर निकला। उसके हाथों में वो भारी हथकड़ियां खुल चुकी थी। हालांकि उसका सूट अभी भी खून और पसीने से सना हुआ था। उसके होठों के किनारे चोट का निशान था, लेकिन उसके चेहरे पर आज वो शैडो चेयरमैन वाली खौफनाक सख्ती नहीं थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी, सुकून भरी और आजाद मुस्कान थी। सामने कुछ दूरी पर निया अपनी ब्लैक रेंज रोवर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब दुनिया की किसी सबसे बड़ी खुशी के थे। लक्ष्य ने कदम तेजी से निया की तरफ बढ़ा दिए। निया भी दौड़ती हुई आगे आई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में इतनी जोर से, इतने जुनून के साथ जकड़ लिया जैसे वो सदियों बाद मिल रहे हों। लक्ष्य ने अपना चेहरा निया के बालों में छुपा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की एक गर्म धारा बह निकली। लक्ष्य ने रुंधे हुए गले से फुसफुसा कर कहा, तुम आ गई निया, तुमने मुझे बचा लिया। आगे से निया ने लक्ष्य के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके उन चोटिल होठों और माथे को चूम कर कहा, मैं कैसे नहीं आती लक्ष्य, तुम तो मेरी रूह हो। अगर दुनिया की सारी फौज भी तुम्हारे खिलाफ हो जाती तो भी मैं तुम्हें उस आग से बाहर निकाल लाती। तुमने मेरी सिया दीदी और माही को बचाया था, मैंने अपने लक्ष्य को बचा लिया। लक्ष्य ने निया की आंखों में बहुत ही शिद्दत, बेपनाह मोहब्बत के साथ देखकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना निया कि मैं अपनी दौलत को कभी अपना मुखौटा नहीं बनने दूंगा। लेकिन आज आज तुम्हारी इस मोहब्बत, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे एहसास दिला दिया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका प्यार होती है। देवराज दीक्षित मेरा एम्पायर छीन सकता था, लेकिन वो मेरी निया को नहीं छीन सकता था।
उसकी यह बात सुनकर आगे से निया ने मुस्कुराकर लक्ष्य के सीने पर सिर रखकर कहा, अब कोई कुछ नहीं छीनेगा मेरे चेयरमैन साहब। देवराज का खेल खत्म हो चुका है। मिश्रा ग्रुप और शर्मा ग्रुप अब मिलकर एक नया इतिहास लिखेंगे। एक ऐसा इतिहास जो खौफ से नहीं बल्कि इंसानियत, सच्चाई और हमारे इस अटूट प्यार से लिखा जाएगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस रेंज रोवर की तरफ बढ़े। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी उनकी जीत, उनके इस पवित्र मिलन का जश्न मना रहा हो। लक्ष्य ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर सीबीआई हेडक्वार्टर को देखा। उसका शैडो चेयरमैन वाला खौफनाक और अंधकार में अध्याय अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसने अपनी वो पुरानी फटी हुई शर्ट वाली पहचान को भी पीछे छोड़ दिया। अब वो एक ऐसा राजा था जो छुपकर नहीं बल्कि उजाले में अपनी रानी निया शर्मा के साथ इस दुनिया पर राज करने वाला था। यह सिर्फ एक कारपोरेट युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक गरीब स्वाभिमानी लड़के और एक अमीर लेकिन सादगी से भरे लड़की के अटूट और बेदाग इश्क की जीत थी, जिसने झूठ की राख से उठकर सच्चाई का वो आसमान छू लिया था, जहां अब कोई साजिश, कोई माफिया या कोई दौलत इनके खूबसूरत आशियानों को छू नहीं सकती थी। उसके बाद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीवीआईपी टर्मिनल से शर्मा ग्रुप का वो अत्याधुनिक प्राइवेट जेट हवाओं को चीरता दिल्ली की तरफ उड़ान भर चुका था। इस जेट के अंदर का माहौल दुनिया के किसी भी राजमहल से ज्यादा सुकून भरा था। जेट के उस बड़े आलीशान और मखमली लाउंज एरिया लक्ष्य मिश्रा थका हुआ लेटा हुआ था। उसका सिर निया की गोद में था। पिछले 48 घंटों में लक्ष्य ने जो कुछ भी सहा था, खालिद के अंडरवर्ल्ड बेसमेंट में वो खूनी जंग, समीक्षा को बचाना, देवराज दीक्षित की उस शैतानी चाल का शिकार होकर सीबीआई की उन सलाखों के पीछे जलालत सहना और फिर मौत के मुंह से वापस लौटना, इन सब ने लक्ष्य के फौलादी शरीर को अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन इस वक्त निया के गोद में सिर रखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया की सारी थकान, सारे दर्द, सारे जख्म एक पल में काफूर हो गए हैं। निया अपने कोमल हाथों से लक्ष्य के बालों को बड़े ही प्यार से सहला रही थी। उसकी नजरें लक्ष्य के चेहरे पर टिकी हुई थी। लक्ष्य के होठों के किनारे पर वो चोट का निशान अभी भी ताजा था जो सीबीआई के उस भ्रष्ट अफसर ने उसे मारा था। उसके माथे पर एक हल्की सी खरोंच थी। निया की आंखों से एक आंसू छलक कर लक्ष्य के गाल पर आ गिरा। उस गर्म आंसू के स्पर्श से लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली और निया की उन गहरी, भूरी और प्यार से भरी आंखों में देखा। तभी लक्ष्य ने अपनी आवाज को बहुत ही धीमा, कोमल रखकर कहा, तुम फिर रो रही हो निया। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाकर निया के आंसुओं को पोंछ कर आगे कहा, अब तो सब ठीक हो गया ना मेरी जान। अब वो खौफनाक रात कभी वापस नहीं आएगी। देवराज दीक्षित खत्म हो चुका है और तुम्हारा ये शैडो चेयरमैन अब सिर्फ तुम्हारा है। आगे से निया ने लक्ष्य के उस हाथ को पकड़कर चूम लिया और उसने अपने गालों से लगाकर बहुत ही भावुक लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ये आंसू दुख के नहीं है लक्ष्य, ये तो उस सुकून के आंसू हैं जो तुम्हें अपने पास, अपनी बाहों में सुरक्षित देखकर मुझे मिल रहा है। जब मैंने तुम्हें उस काले नकाब में, उन हथकड़ियों में देखा था ना लक्ष्य, मेरी तो जैसे रूह के शरीर अलग हो गई थी। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। ये कहते हुए निया की आवाज भर्रा गई। उसने एक गहरी सांस ली और लक्ष्य की आंखों में देखकर आगे कहा, लेकिन लक्ष्य, अब मैं तुम्हें कभी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। तुमने पूरी दुनिया के लड़ लिया, सबको बचा लिया, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। लक्ष्य के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और थकी हुई मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम्हारी इस कैद में उम्र कैद भी मंजूर है निया। इसी के साथ दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी छा गई जो 1000 लफ्जों से ज्यादा खूबसूरत थी। जेट बादलों के ऊपर तैर रहा था। दोनों को पता था कि दिल्ली में उनके परिवार वाले किस कदर परेशान होंगे। निया जानती थी उसके पिता देवर्त शर्मा ने मिस्टर सिंघानिया को रिहा करवाने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक और कॉरपोरेट ताकत झोंक दी थी। तभी निया ने लक्ष्य के बालों को सहलाकर जानकारी देकर कहा, लक्ष्य, पापा ने बताया कि पुलिस ने मिस्टर सिंघानिया को बाइज्जत बरी कर दिया। जैसे ही हमने वो डिक्रिप्टेड डाटा पीएमओ और सीबीआई को भेजा, वैसे ही दिल्ली पुलिस को सिंघानिया जी को छोड़ने के ऑर्डर आ गए। सिंघानिया जी ने तुरंत अंकल आंटी और मेरे पापा को सच्चाई बता दी। वो सब जानते हैं कि तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो।
अब हमारे साथ दिल्ली वापस आ रही हैं। उसके यह बात सुनकर लक्ष्य के सीने में एक बड़ा बोझ उतर गया। अपने माता पिता के लिए उसकी फिक्र उसके अंदर से उसे खा रही थी। इसलिए उसने फिक्रमंद होकर निया से कहा, पापा और माँ बहुत डर गए होंगे निया। मैं उन्हें इस दलदल से दूर रखने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन देवराज की उस चाल ने उसे दहशत में डाल दिया होगा। तब निया ने उसे सांत्वना देकर कहा, वो अब बिल्कुल ठीक हैं लक्ष्य, पापा ने उन्हें संभाल लिया होगा। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान होंगे, जिन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि असल में हुआ क्या है। वो बस टीवी पर तुम्हें पुलिस की गिरफ्त में देखकर दहशत से कांप रही होंगी। उसकी बात सुनकर लक्ष्य समझ गया कि निया किसकी बात कर रही है। इसलिए उसने धीरे से कहा, सिया मैम और माही। तभी निया ने गंभीरता से कहा, हाँ लक्ष्य, हमें एयरपोर्ट से सीधा ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल जाना होगा। वो दोनों तुम्हारी राह देख रही होंगी। सिया दीदी ने तुम्हें इस तरह हथकड़ियों में टीवी पर देखा। वो सदमे में होंगी। हमें सबसे पहले उनके पास पहुंचना होगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने हामी भरकर अपना सिर हिलाया। उसका दिल उस परिवार के लिए तड़प रहा था, जिसे उसने अपनी जान पर खेल कर बचाया था। इसके कुछ ही घंटों बाद शर्मा ग्रुप का वो प्राइवेट जेट दिल्ली के आरजीआई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। बाहर सर्दियों की वो टिप टिप बारिश धुंध दिल्ली को अपनी आगोश में लिए हुए थी। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही शर्मा ग्रुप और मिश्रा ग्रुप की सिक्योरिटी गाड़ियां उनका इंतजार ही कर रही थी। दोनों अपनी उस बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में बैठे और उनका काफिला सायरन बजाता हुआ सीधे दिल्ली के उस ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल का नजारा आज बहुत ही बदला हुआ था। पिछले दिन के उस खौफनाक हमले के बाद आज वहां की सिक्योरिटी अरेंजमेंट किसी मिलिट्री बेस से ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। मिस्टर सिंघानिया ने खुद वहां मौजूद होकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी थी। जैसे ही लक्ष्य और निया की गाड़ी हॉस्पिटल के वीआईपी पोर्च में आकर रुकी, वहां तलैक ब्लैक ऑप्स कमांडो ने तुरंत अटेंशन में आकर अपने बॉस को शानदार और सम्मानजनक सैल्यूट किया। कमांडोज की आंखों में आज अपने इस यंग चेयरमैन के लिए एक ऐसा सम्मान था जो सिर्फ किसी देवता के लिए हो सकता है। जिस तरह लक्ष्य ने झूठे आरोप को झेल कर भी अपने असूलों को नहीं छोड़ा था, उसने अपनी पूरी आर्मी का दिल जीत लिया। तभी मिस्टर सिंघानिया तेज कदमी से आगे बढ़ाकर लक्ष्य की गाड़ी के पास आए। उसका वो चारकोल ग्रे सूट अब बिल्कुल साफ था और उसके चेहरे पर एक असीम राहत और जीत की खुशी थी। सिंघानिया ने थोड़ा झुककर बड़े ही आत्मीयता से कहा, वेलकम बैक बॉस। आपको भी मेरा सलाम मिस निया। आपने जो भी किया है उसके लिए मिश्रा ग्रुप सदियों तक आपका कर्जदार रहेगा। आगे से लक्ष्य ने सिंघानिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिंघानिया जी आप ठीक तो हैं? पुलिस कस्टडी में उन्होंने आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की ना? उसके यह बात सुनकर आगे से सिंघानिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस। आपके सलामती की खबर ने मेरी सारी थकान मिटा दी। हेमंत सर और पार्वती मैम वैकुंठ में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत खुश हैं। लेकिन सिया मैम वो कल रात से बड़ी ज्यादा परेशान है। उन्हें जब से पता चला है कि आपको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। माही भी बार बार आपके बारे में पूछ रही है। तभी निया ने आगे आकर कहा, हम सीधे वहीं जा रहे हैं। ये कहते वो लक्ष्य का हाथ पकड़कर उसे वीआईपी लिफ्ट की तरफ ले गई। लिफ्ट जब सबसे ऊपरी माले यानी प्रेसिडेंशियल स्वीट वाले फ्लोर पर रुकी, तो लक्ष्य के कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी आ गई। वो उस भारी महोगनी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा। वहां खड़े गार्ड्स ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। स्वीट के अंदर का नजारा बड़ा मार्मिक था। सिया टीवी के सामने बैठी थी। हालांकि अब न्यूज चैनल्स पर लक्ष्य के बेगुनाह साबित होने और देवराज दीक्षित के गिरफ्तार होने की खबरें शुरू हो चुकी थी, लेकिन सिया का दिल अभी भी खौफ से धड़क रहा था। उसे तब तक सुकून नहीं मिलने वाला था जब तक वो लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने सही सलामत ना देख ले। वहीं माही बिस्तर पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी, लेकिन उसकी आंखें भी बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। जैसे ही दरवाजे के खुलने की आवाज आई, सिया ने झटके से अपना सिर मोड़ा। उसने देखा दरवाजे पर लक्ष्य खड़ा था। उसके कपड़े अभी भी कल वाले ही थे, थोड़े अस्त व्यस्त, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी वो सुकून देने वाली मासूम सी मुस्कान थी। उसके ठीक बगल में निया खड़ी थी, जो लक्ष्य का हाथ थामे हुए थी। सिया की सांसें एक पल के लिए गले में अटक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
वो इंसान जिसे कल टीवी पर एक खूंखार देशद्रोही बताकर पुलिस घसीट कर लेकर जा रही थी, वह आज बिल्कुल आजाद और बेदाग उसके सामने खड़ा था। सिया ने उसको देखते ही बड़े धीरे से कहा, लक्ष्य। सिया के मुंह से बस ये एक शब्द निकला। उसके घुटनों की ताकत खत्म हो गई और वो लड़खड़ा कर अपनी जगह से उठ गई। लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ा और उसने सिया को थाम लिया। सिया ने फूट फूट कर रोकर लक्ष्य को अपने गले लगा लिया। वो एक ऐसी बड़ी बहन का रोना था जिसके अपने भाई को मौत के मुंह से वापस आते देखा हो। तभी सिया ने सिसक कर पूछा, तुम ठीक हो लक्ष्य? तुम्हें उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? तुमने ऐसा क्यों किया लक्ष्य? तुम हमें बचाने के चक्कर में इतने बड़े जाल में कैसे फंस गए? मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। ये कहते हुए सिया सिसक कर एक बड़ी बहन की तरह पागलों की तरह लक्ष्य के चेहरे, उसके कंधों और उसके हाथों को छू छू कर देख रही थी। कहीं उसे कोई गहरी चोट तो नहीं आई? आगे से लक्ष्य ने बहुत ही प्यार से सिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिया मैम। आप देखिए, मुझे खरोंच भी नहीं आई। और जब निया जैसी ढाल मेरे साथ हो तो दुनिया का कोई भी देवराज दीक्षित मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप रोना बंद कर दीजिए, हमारी माही क्या सोचेगी? तय बिस्तर से एक बहुत ही मीठी और खुशी भरी आवाज आई, लक्ष्य मामा। ये कहते हुए माही ने अपने बिस्तर से छलांग लगाई, दौड़कर लक्ष्य के पैरों के आगे आकर लिपट गई। लक्ष्य ने तुरंत नीचे झुककर 10 साल की मासूम बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। आगे से माही ने लक्ष्य के गाल पर छोटी सी बाहें डालकर निया की तरफ देखकर चहक कर कहा, मेरे प्यारे मामू आ गए। निया दीदी, आपने कहा था मामू जल्दी आएंगे। थैंक यू निया दीदी। उसकी यह बात सुनकर निया के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत ममतामयी मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर माही के गालों को चूम कर कहा, हाँ मेरी जान, तुम्हारे मामा को तो आना ही था। वो अपनी इस नन्हे चिड़िया को छोड़कर कहाँ जा सकते थे? इसी के साथ स्वीट का माहौल अब आंसुओं से निकलकर एक असीम खुशी और सुकून में बदल चुका था। तभी सिया ने निया के हाथ को पकड़ लिया और रोकर कहा, निया, मुझे पता है कि लक्ष्य को बचाने के लिए तुमने बहुत कुछ किया। मैंने न्यूज में देखा कि कैसे तुमने सीबीआई हेडक्वार्टर में एक शेरनी की तरह घुसा और तुमने उन दो सच को एक दूसरे के लिए तुम बने हो। भगवान तुम्हारी इस जोड़ी को किसी की नजर न लगने दे। उसकी यह बात सुनकर आगे से लक्ष्य और निया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेशुमार प्यार और एक दूसरे के प्रति वह अटूट विश्वास था। सब शब्दों में बयां करने की जरूरत ही नहीं थी। लक्ष्य ने माही को बिस्तर पर बैठाया, खुद भी सोफे पर बैठ गया। वो बहुत बुरी तरह थका हुआ था। लक्ष्य सोफे पर बैठा ही था कि तब उसने सिया को गले लगाया था। तब निया की पारखी और प्यार करने वाली आंखों में एक बहुत ही बारीक सी चीज नोट हो गई। जब सिया ने लक्ष्य की पीठ पर हाथ रखा तो लक्ष्य के चेहरे पर दर्द की एक बहुत ही हल्की सी सिकुड़न आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। निया जानती थी लक्ष्य ने पिछले 2 दिनों से जो खूनी लड़ाई लड़ी वो कोई आम बात नहीं थी। सुल्तान के गुंडों के साथ उस खौफनाक अपार्टमेंट में हुई लड़ाई, जहां सुल्तान ने लक्ष्य के सिर पर एक भारी फूलदान मारा था। उसकी पीठ पर गुंडों ने लोहे की चैनों से वार किया था। और फिर सीबीआई की उस काल कोठरी में उस भ्रष्ट अफसर द्वारा की गई मारपीट। लक्ष्य का शरीर फौलाद तो जरूर था, लेकिन था तो वो भी एक इंसान ही। निया की आंखों में एक भयंकर फिक्र और एक अधिकार भरा गुस्सा आ गया। वो तेजी से चलकर लक्ष्य के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी कमर पर दोनों हाथ रगड़े और एक स्ट्रिक्ट बॉस वाले एटीट्यूड में लक्ष्य को घूरने लगी। तभी लक्ष्य ने थोड़ी हैरानी और मासूमियत से निया की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ निया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? आगे से निया ने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, चुपचाप अपना कोट उतारो लक्ष्य। उसकी यह बात सुनते ही लक्ष्य ने थोड़ा सक पका कर कहा, क्या? कोट क्यों क्यों? उसे पता था कि उसकी शर्ट के नीचे क्या है। वो निया या सिया को सब दिखाकर परेशान नहीं करना चाहता था। तभी निया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने कहा अपना कोट उतारो लक्ष्य मिश्रा, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने देखा है तुम्हारे होठ के किनारे पर खून जमा हुआ है, और मैंने तुम्हारे उस दर्द भरी सिसकी को महसूस किया जब सिया दीदी ने तुम्हें गले लगाया था। तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो, हमारे सामने एक सुपरमैन बनने का नाटक कर रही हो। ये कहते हुए निया की आवाज में अब गुस्सा कम और आंसुओं की तड़प ज्यादा थी।
वहीं उसकी ये बात सुनकर सिया घबरा गई। उसने चिंतित होकर कहा, लक्ष्य तुम्हें चोट लगी है, तुमने बताया क्यों नहीं? तभी आगे से लक्ष्य ने अपनी नजरें चुराकर एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं निया, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बस थोड़ी सी थकान है, 1-2 दिन आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से निया ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, हो अच्छा, आराम करोगे? निया ने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और सीधा डॉक्टर माथुर का नंबर डायल कर दिया। तब लक्ष्य ने उसे रोकने की कोशिश करके कहा, निया प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन निया ने लक्ष्य की एक नहीं सुनी। उसने फोन पर ऑर्डर देकर कहा, डॉक्टर माथुर, अपनी पूरी मेडिकल टीम, फर्स्ट एड किट और जरूरी उपकरणों के साथ तुरंत वीआईपी स्वीट नंबर 1 में आइए। मुझे लक्ष्य का फुल बॉडी चेकअप चाहिए, अभी इसी वक्त। ये ऑर्डर देते ही उसने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद निया ने अपना फोन मेज पर पटका और लक्ष्य के पास आकर खुद उस लंबे ओवरकोट के बटन खोलने लगी। तभी लक्ष्य ने बहुत ही प्यार से निया का हाथ पकड़कर कहा, निया मैं ठीक हूँ मेरी जान। लेकिन उसकी यह बात सुनकर आगे से निया ने रोकर कहा, तुम्हें मेरी कसम है लक्ष्य, अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हें लगता है कि तुम अपना दर्द छुपा लोगे? जब तक डॉक्टर तुम्हें चेक नहीं कर लेते, मैं चैन की सांस नहीं लेने वाली। लक्ष्य को आखिरकार अपनी इस जिद्दी और प्यार करने वाली शेरनी के आगे हथियार डालने पड़े। उसने धीरे से अपना ओवरकोट उतार कर सोफे पर रख दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और डॉक्टर माथुर अपनी 2 सीनियर नर्सों और मेडिकल उपकरणों के साथ भरी एक ट्रॉली के साथ अंदर आ गई। डॉक्टर माथुर के चेहरे पर लक्ष्य को लेकर बड़ा ही ज्यादा सम्मान और फिक्र थी। डॉक्टर माथुर ने बड़े ही अदब से कहा, सर प्लीज इस मेडिकल बेड पर लेट जाइए, मिस निया ने मुझे सारी स्थिति बता दी है। उसकी यह बात सुनकर आगे से लक्ष्य हार मानकर उस मेडिकल बेड पर बैठ गया। डॉक्टर माथुर ने नर्स को इशारा किया और बड़े ही सावधानी से लक्ष्य की उस सफेद शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। वो शर्ट जो कल तक पसीने और धूल से सनी थी, जिस पर सीबीआई की कस्टडी का टॉर्चर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही नर्स ने लक्ष्य के शर्ट को उसके कंधे से नीचे से खिसकाया, कमरे में मौजूद सिया और निया की सांसें गले में अटक गई। सिया ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह जोर से दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। निया की आंखों में आंसुओं का एक भयानक सैलाब फूट पड़ा। लक्ष्य का वो मजबूत सीना और उसकी पीठ किसी युद्ध के खौफनाक मैदान की गवाही दे रहे थे। उसकी पीठ पर लोहे के चैन के पड़े वो गहरे लाल नीले रंग के खौफनाक निशान थे, जो सुल्तान के गुंडों ने मारे थे। उसकी पसलियों के पास एक बहुत बड़ा गहरा काला सादा दाग था, जो उस बेसबॉल बैट को शॉट का नतीजा था। लेकिन सबसे ज्यादा रुला देने वाला मंजर तब सामने आया जब डॉक्टर माथुर ने लक्ष्य के सिर के पिछले हिस्से से खून सूखकर बालों को देखा। वहां पर एक बड़ा सा घाव था और बाल वहां पर जम गए थे। उसके सीने और पेट पर कुछ ताजे लाल नीले मुक्कों के निशान थे। वो निशान ताजा थे जो सीबीआई के उस भ्रष्ट अफसर ने देवराज दीक्षित के इशारे पर कस्टडी में उसे दिए थे। इस अजय सम्राट ने, इस खूंखार शैडो चेयरमैन ने अपने परिवार, अपनी सिया मैम, अपने मोहब्बत को बचाने के लिए अपने शरीर पर इतने भयानक जुल्म सहे थे। फिर भी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। ये सब देखकर सिया सुबह कर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसने सिसक कर कहा, हे भगवान, लक्ष्य तुमने ये सब हमारे लिए सहा। सुल्तान के उन गुंडों ने तुम्हारी इतनी बुरी तरह तुम्हें तड़पाया, तुमने उन्हें हमें भनक तक नहीं लगने दी। तुम उस खौफनाक दर्द के साथ यहाँ तक आ गए। मुझ पर लानत है कि मैं तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देख पाई। आगे से लक्ष्य ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, सिया मैम प्लीज, आप खुद को क्यों कोस रही हैं? ये घाव तो मेरे लिए मेडल है। जब तक मैं जिंदा हूँ, आप दोनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन निया अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी थी। वह कांपते हुए कदमों से लक्ष्य के बिल्कुल करीब आ गई। उसके आंसू लक्ष्य के उस नंगे घायल सीने पर गिर रहे थे। निया ने अपने कांपते हुए हाथों को धीरे से बढ़ाया और बड़े ही कोमलता से, जैसे वह कांच का कोई पुतला हो, लक्ष्य की उन पसलियों के नीचे नीले निशानों को अपनी उंगलियों से छू कर पूछा, तुम्हें तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना लक्ष्य? निया की आवाज इतनी भारी और इतनी दर्द भरी थी कि वहां खड़े डॉक्टरों की आंखों भी नमी आ गई। तभी आगे से लक्ष्य ने निया की उस कांपते हुए हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। उसने चूम कर कहा,
जब तुम्हारा ये प्यार भरा स्पर्श मुझे मिल रहा है निया, तो मुझे दुनिया का कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये सब बस कुछ खरोंचे हैं। निया ने रोते हुए उसे हल्का सा सीने पर मार कर कहा, झूठ मत बोलो लक्ष्य। तुमने अपने जिस्म को छलनी करवा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि देवराज दीक्षित मुझे और मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तुमने उस काल कोठरी में वो मुक्के सहे। तुम सच में बहुत बड़े पागल हो लक्ष्य। मैं तुम्हें अब कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। ये कहकर उसने लक्ष्य को गले लगा लिया और लक्ष्य की गर्दन को अपने चेहरे में छुपाकर एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। तभी डॉक्टर माथुर ने बहुत ही संजीदगी से अपना काम शुरू किया। उन्होंने निया से कहा, मिस निया, प्लीज आप सर को थोड़ा आराम करने दीजिए, मुझे इनके घावों को साफ करके ड्रेसिंग करनी है। उनकी ये बात सुनते ही निया पीछे हटी, लेकिन उसने लक्ष्य का हाथ नहीं छोड़ा। वो वहीं लक्ष्य के बिस्तर के पास एक स्टूल पर बैठ गई, अपने दोनों हाथों से लक्ष्य के मजबूत हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी नर्स ने एक एंटीसेप्टिक लिक्विड लिया और रुई की मदद से लक्ष्य की पीठ और सीने के उन घावों को साफ करना शुरू कर दिया। जब वो केमिकल उन गहरे घावों पर लगा तो भयंकर जलन हो उठी। लक्ष्य ने अपने दांत बड़े जोर से पीस लिए, उसकी जबड़े की नसें तन गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन मुंह से एक उफ तक नहीं निकाली। लेकिन निया उस दर्द को महसूस कर पा रही थी। जब जब लक्ष्य के चेहरे पर दर्द की सिकुड़न आती, निया लक्ष्य के हाथ को और कसकर खींच लेती। उसके आंसू लगातार लक्ष्य की हथेली पर गिर रहे थे। निया को लग रहा था काश वो लक्ष्य का सारा दर्द अपने ऊपर ले सकती। तभी डॉक्टर माथुर ने बड़े ही पेशेवर तरीके से लक्ष्य के सिर के उस गहरे घाव को साफ करके कहा, सर, ये घाव काफी गहरा है। शुक्र है कि कोई अंदरूनी डैमेज नहीं हुआ, वरना यह बहुत जानलेवा साबित हो सकता था। हमें यहाँ कुछ टाके लगाने होंगे। लक्ष्य ने अपनी आंखें खोलकर बड़ी शांत आवाज में कहा, लगा दीजिए डॉक्टर। उसकी यह बात सुनते ही डॉक्टर ने लोकल एनेस्थेसिया दिया और लक्ष्य के सिर पर टांके लगाने शुरू कर दिए। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब वो देख नहीं पा रही थी। माही को निया ने पहले ही दूर दूसरे कमरे में कार्टून देखने के लिए भेज दिया, ताकि वो खौफनाक मंजर न देख पाए। इसके बाद ड्रेसिंग की प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चली। लक्ष्य की पीठ, उसके पसली और उसके सिर पर सफेद पट्टियां बांध दी गई। अब वो एक किसी घायल लेकिन विजय योद्धा की तरह लग रहा था। तभी डॉक्टर माथुर ने अपना स्टेथोस्कोप वापस गले में डाला, एक राहत की सांस लेकर कहा, मिस निया, चिंता की कोई बात नहीं। चेयरमैन सर शरीर बड़ा मजबूत लेकर रखते हैं। मैंने उन्हें फिटनेस के इंजेक्शन और कुछ हैवी पेनकिलर्स दे दिया है। अब बस उन्हें अगले कुछ दिनों तक अपनी पूरी तरह बेड रेस्ट की जरूरत है। कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। दवाइयों की वजह से उन्हें अभी नींद गहरी आएगी। निया ने डॉक्टर के हाथ आगे जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करके कहा, थैंक यू डॉक्टर माथुर, मैं वादा करती हूँ मैं इन्हें अब बिस्तर से हिलने नहीं दूंगी। डॉक्टर और उनकी टीम के जाने के बाद स्वीट में फिर से एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया। इसके कुछ देर बाद पेनकिलर्स का असर शुरू हो गया। पलक झपकते ही लक्ष्य की पलकें भारी होने लगी। वो बहुत ही सुकून के साथ साफ और आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। निया ने बहुत ही प्यार से लक्ष्य के ऊपर वो मुलायम रजाई उड़ा दी। वो लक्ष्य के बिल्कुल करीब उसी बिस्तर के किनारे पर लेट गई। उसने अपना एक हाथ लक्ष्य के सीने पर बहुत ही कोमलता से रख दिया, इस बात का ध्यान रखकर कि उसके किसी भी घाव पर कोई दबाव न पड़े। तभी सिया भी पास आई। उसने लक्ष्य के माथे को एक माँ की तरह चूमा, बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सो जा मेरे बच्चे, तुमने हम सब के लिए बहुत कुछ किया। अब तुम्हारे आराम करने का वक्त है। यह कहते हुए सिया ने निया की तरफ बहुत ही कृतज्ञ और प्यार भरी नजरों से देखा और फिर खामोशी से उठकर दूसरे कमरे में माही के पास चली गई, ताकि उन दोनों प्रेमियों को उनका वो एकांत मिल जाए जिसके वो हकदार थे। वहां कमरे में पीली और मध्यम रोशनी में निया लक्ष्य के उस थके हुए लेकिन खूबसूरत चेहरे को निहार रही थी। आगे से लक्ष्य ने अपनी आंखें आधी खोलकर निया की तरफ देखा। दवाइयों के नशे में उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। उसने बड़े ही प्यार से फुसफुसा कर कहा, निया, तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तब निया की आंखों में फिर से नमी आ गई, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक बहुत ही शरारती प्यारी सी मुस्कान थी। उसने लक्ष्य की नाक को हल्का खींच कर कहा, पागल हो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? अब तो तुम मेरी इस उम्र कैद में फंस चुके हो मिस्टर शैडो चेयरमैन।
मैं तुम्हारा वो साया बनूंगी जो अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए निया ने अपना सिर लक्ष्य के कंधे पर रख दिया और जहां कोई घाव नहीं था उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लक्ष्य की धड़कनों को महसूस करने लगी। तभी निया ने बड़े ही आहिस्ता से, जैसे कोई लोरी गा रही हो, बोलना शुरू करके कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुकून भरी दुनिया दूंगी लक्ष्य। हम बहुत दूर जाएंगे, जहाँ कोई देवराज दीक्षित नहीं होगा, कोई कॉर्पोरेट जंग नहीं होगी। सिर्फ तुम होगे और मैं होंगी। हमारी सादगी होगी और हमारा वो छोटा सा घर होगा जिसका सपना हमने उस नीम के पेड़ के नीचे देखा था। तुम्हारे ये सारे घाव, तुम्हारी ये सारी तकलीफें मैं अपने प्यार से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य के होठों पर बहुत ही गहरी, मुकम्मल और विजयी मुस्कान आ गई। उसका वो खौफनाक और कातिलाना दिमाग, जो कल तक साजिश, खून के खेल में उलझा हुआ था, आज निया की इन मीठी और रूहानी बातों में पूरी तरह खो गया था। दवाइयों के असर और निया के उस मखमली स्पर्श ने जादू कर दिया था। लक्ष्य मिश्रा, इंडिया का वो सबसे बड़ा अरबपति, वजह सम्राट, आखिरकार अपने सारे दर्द, अपनी सारी थकान को भूलकर एक बहुत ही गहरी, मीठी, सुकून भरी नींद की आगोश में चला गया। बाहर दिल्ली का आसमान अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। कोहरा छट गया था और एक बहुत ही खिली हुई सुनहरी धूप हॉस्पिटल के कांच से टकरा कर आ रही थी। यह धूप इस बात का ऐलान कर रही थी, काले बादलों का, साजिशों का और खौफ का वो दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लक्ष्य और निया का वो प्यार और झूठ की राह से उठ चुका था। इसने मौत और धोखे के खौफनाक तूफानों का सामना किया। आज वो प्यार हर एक बुराई को हराकर अपने सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र और सबसे अजय मुकाम पर पहुंच चुका था। एक नई जिंदगी, एक नए सवेरे की शुरुआत हो चुकी थी, जहां अब सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वक्त एक ऐसा मरहम है जो दुनिया के सबसे गहरे और खौफनाक घावों को भर देता है। दिल्ली के उस वीवीआईपी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बीते वो कुछ दिन लक्ष्य और निया की जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे। डॉक्टर माथुर और उनकी पूरी मेडिकल टीम की 24 घंटों की निगरानी, निया के उस बेइंतहा प्यार और देखभाल, रातों के जगराते ने लक्ष्य के फौलादी शरीर को बहुत तेजी से रिकवर कर दिया था। लक्ष्य की पीठ और सीने के वो नीले निशान, लाल निशान अब हल्के बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ मासूम माही की रिकवरी ने पूरे मेडिकल साइंस को हैरान कर दिया था। डॉक्टर रिचर्ड्स की माइक्रो स्टेम सेल थेरेपी ने उसका पूरा असर दिखाया। माही अब न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, बल्कि उसका दिमाग अब भी पूरी तरह से एक साल की होनहार, चंचल और समझदार बच्चे की तरह काम कर रहा था। करीब 15 दिनों के उस खूबसूरत और प्यार भरे आइसोलेशन के बाद वो दिन आखिरकार आ गया जब डॉक्टर माथुर ने अपने चेहरे पर बहुत ही चौड़ी मुस्कान के साथ स्वीट में प्रवेश किया। डॉक्टर माथुर ने अपनी फाइल बंद करके कहा, बधाई हो चेयरमैन सर और मिस निया। लक्ष्य सर के घाव अब पूरी तरह भर चुके हैं। माही की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं। ये शब्द सुनकर स्वेट में खुशी की लहर दौड़ गई। माही ने खुशी से उछल कर निया के गले में बाहें डाल ली और बोली, ये हम घर जा रहे हैं निया दीदी, आप भी हमारे साथ चलोगी ना? आगे से निया ने मुस्कुराकर माही के गाल को चूम कर कहा, बिल्कुल मेरी जान। लेकिन सिया के चेहरे पर एक हल्की और उलझन भरी घबराहट थी। उसका घर, वो अपार्टमेंट जहां सुल्तान ने खौफनाक तांडव किया था, सिया वहां वापस जाने के ख्याल से सिहर उठी थी। उसे उस घर की दीवारों में अभी मौत का साया नजर आता था। वहीं लक्ष्य, जो सिया के चेहरे के हर भाव को पढ़ना सीख गया था, उसने सिया की घबराहट को भांप लिया था। लक्ष्य अपनी जगह से उठा। उसने अपने पुराने अंदाज के शर्ट के बटन ठीक किए और सिया के पास जाकर बहुत ही कोमलता से कहा, सिया मैम, आप उस अपार्टमेंट के बारे में सोचकर परेशान हो रही है ना? आप फिक्र मत कीजिए, आप वहां वापस नहीं जा रही हैं। उसके ये बात सुनकर आगे से सिया ने हैरानी से लक्ष्य की तरफ देखकर कहा, तो हम कहाँ जाएंगे लक्ष्य? मेरी तो इस दुनिया में अपना घर और कैफे के अलावा कोई ठिकाना नहीं। तभी आगे से लक्ष्य के चेहरे पर बहुत ही आत्मीय और शाही मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका परिवार होता है। आप मेरी बड़ी बहन हैं। आप और माही आज से उस घर में रहेंगी जहाँ की आप असली हकदार हैं। आप मेरे साथ वैकुंठ चल रही हैं। उसकी यह बात सुनकर आगे से सिया ने सवालिया नजरों से देख कर कहा, वैकुंठ? तब इनिया ने आगे बढ़कर सिया का हाथ थाम कर कहा, हाँ दीदी, वैकुंठ, मिश्रा परिवार का पुश्तैनी महल,
लक्ष्य का घर और आज से आपका भी घर। उन दोनों की ये बातें सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मना करने की बड़ी कोशिश की, वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन लक्ष्य और निया की उस प्यार भरी जिद के आगे सिया की एक न चली। वहीं हॉस्पिटल के गेट पर मिश्रा ग्रुप का उत्साही और बुलेट प्रूफ काफिला तैयार खड़ा था। लक्ष्य, निया, सिया, माही एक साथ चमचमाती मैकबे में बैठे गाड़ी दिल्ली की सड़कों को नापती लुटियंस जोन्स के उस हाई सिक्योरिटी और भव्य इलाके में पहुंचे जहां वैकुंठ स्थित था। जब गाड़ी के काले शीशों से बाहर सिया और माही ने 20 एकड़ में फैले उस राजमहल जैसे बंगले को देखा तो उनकी आंखें फट गई। ऊंचे ऊंचे लोहे के गेट, इटालियन मार्बल के फव्वारे, चारों तरफ फैले हुए हरे भरे बगीचे, दर्जनों सुरक्षा गार्ड्स। माही तो खुशी से कार की खिड़की से तालियां बजाने लगी। कार मेन पोर्च में आकर रुकी। वहां पहले से लक्ष्य के माता पिता हेमंत मिश्रा और पार्वती आरती की थाली सजाए खड़े थे। नेहा ने फोन पर उन्हें सिया और माही की पूरी कहानी, संघर्ष और उनके साथ हुए खौफनाक हादसे के बारे में बता दिया था। पार्वती देवी का दिल सिया के उस दर्द और माही की मासूमियत को सुनकर पहले ही पसीज चुका था। जैसे ही लक्ष्य गाड़ी से उतरा, पार्वती देवी ने दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने रोकर लक्ष्य के माथे और सिर को चूमना शुरू करके कहा, तूने तो मेरी जान निकाल दी थी मेरे बच्चे। इतनी बड़ी मुसीबत और तुमने हमें भनक तक नहीं लगने दी। आगे से लक्ष्य ने अपनी मां के आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर कहा, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मां, दुनिया की कोई मुसीबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर लक्ष्य ने पीछे खड़ी सिया और माही का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने माता पिता के सामने लेकर आया। लक्ष्य ने बहुत ही गंभीर लेकिन एक बहुत ही भावुक गूंजती हुई आवाज में वहां मौजूद सारे नौकरों, सिक्योरिटी गार्ड्स, मिस्टर सिंघानिया के सामने ऐलान करके कहा, पापा, माँ और यहाँ मौजूद मिश्रा ग्रुप का हर एक मेंबर, आज ये बहुत बात ध्यान से सुन ले। ये सिया है। जिस वक्त इस दिल्ली शहर में मेरे पास खाने के लिए एक रोटी नहीं थी, जिस वक्त मैं दर दर भटक रहा था, तब इन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह अपने कैफे में पनाह दी। इन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था। ये कहते हुए लक्ष्य की आवाज भारी हो गई। उसने सिया के हाथ को और कसकर पकड़कर कहा, खून के रिश्ते तो भगवान बनाता है, लेकिन जो रिश्ते बुरे वक्त में दर्द और आंसुओं की नींव पर बनते हैं, वो खून से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। आज से इसी वक्त से मैं सिया को अपनी सगी बड़ी बहन का दर्जा देता हूँ। इसके बाद लक्ष्य ने सिया की तरफ मुड़कर अपनी आंखें झुकाकर बड़े ही प्यार से कहा, आज से आप मेरे लिए सिर्फ सिया मैम नहीं, मेरी सिया दीदी हैं। और ये वैकुंठ, इस महल का हर एक कोना, मिश्रा ग्रुप की हर एक प्रॉपर्टी पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। आज से जो भी आपको कभी भी किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य के इस ऐलान ने पूरे वैकुंठ में एक रूहानी सन्नाटा ला दिया। सिया फूट फूट कर रोने लगी। जोरत जिंदगी भर सिर्फ संघर्ष करती आई थी। उसे आज देश के सबसे ताकतवर अमीर परिवार ने अपनी बेटी बनाकर अपने सिर आंखों पर बैठा लिया था। तभी पार्वती देवी ने आगे बढ़कर सिया के सिर पर प्यार से हाथ रखा और उसकी आरती उतार कर कहा, मेरे बेटे ने आज मुझे एक बड़ी खूबसूरत प्यारी सी बेटी दे दी। आओ मेरे बच्चे, आज से ये घर तुम्हारा है। वहीं हेमंत मिश्रा ने झुककर माही को अपनी गोद में उठाकर कहा, और ये रही हमारी घर की नई रौनक, हमारी छोटी सी नातिन। आगे से माही ने हेमंत की मूछों को खींच कर कहा, आप मेरे नानू हो? हेमंत ने कहा, हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारा नानू हूँ। वहीं निया सब देखकर एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। लक्ष्य ने जो वादा उस नीम के पेड़ के नीचे किया था, आज उसे सच करके दिखा दिया था। वैकुंठ उस शाही महल में सिया और माही को ढलने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन मिश्रा परिवार के उस अथाह प्यार ने उनके सारे दुखों को मिटा दिया था। माही का एडमिशन दिल्ली के सबसे बेहतरीन और महंगे इंटरनेशनल स्कूल में करवा दिया गया। वह हर सुबह अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर अपनी निया दीदी और लक्ष्य मामा को बाय कहकर अपनी स्पेशल सिक्योरिटी वाली गाड़ी में स्कूल जाती थी। लेकिन सिया ऐसी औरत नहीं थी जो महलों में ऐशो आराम से बैठकर अपनी पहचान खो दे। वो एक स्वाभिमानी और मेहनती लड़की थी। कुछ हफ्तों के आराम और पूरी तरह से खौफनाक ट्रॉमा से बाहर आने के बाद सिया ने एक दिन सुबह नाश्ते पर लक्ष्य और हेमंत मिश्रा के सामने अपनी इच्छा रखी। सिया ने कहा, लक्ष्य, पापा जी, मैं वापस अपने कैफे द विंटेज बीन्स जाना चाहती हूँ। मैं उसे फिर से शुरू करना चाहती हूँ।
उसकी बात सुनकर लक्ष्य ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखकर कहा, दीदी आपको अब काम करने की क्या जरूरत है? मिश्रा ग्रुप आपका है, आप चाहे जो वो कर सकती हैं। तभी सिया ने मुस्कुराकर कहा, वही तो लक्ष्य, वो कैफे मेरी पहचान है। मैंने उसे अपने खून पसीने से खड़ा किया। मैं खाली बैठकर इस महल की आदत नहीं डालना चाहती। मुझे मेरी वो भाग दौड़, वो कॉफी की महक और वो जिंदगी वापस चाहिए। वहीं लक्ष्य अपनी बहन के इस फौलादी और स्वाभिमान सोच को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। उसने तुरंत अपनी सहमति दे दी और कहा, अगले ही दिन सहमति मिलते ही द विंटेज बीन्स के दरवाजे खुल गए थे। लेकिन इस बार कैफे पहले जैसा नहीं था। लक्ष्य के ऑर्डर पर मिस्टर सिंघा ने उस कैफे के पूरे इंटीरियर को रातों रात वर्ल्ड क्लास इटालियन विंटेज लुक में रेनोवेट करवा दिया था। कैफे के बाहर एक नोवा गैंग के गुंडों का कोई खौफ नहीं, बल्कि मिश्रा ग्रुप के सादे कपड़ों में तैनात वो खतरनाक कमांडो थे, जिनकी मौजूदगी में वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सिया जब अपने उस नए चमचमाते कैफे के काउंटर पर पीछे खड़ी हुई, तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। तब इनिया और लक्ष्य अपने पहले कस्टमर बनकर वहां पहुंचे। लक्ष्य ने उसी टेबल पर बैठकर कॉफी पी जहां वो कभी कस्टमर्स के झूठे बर्तन उठाया करता था। उसने सिया दीदी के हाथ की वो कॉफी पीकर एक गहरी सांस लेकर कहा, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ दीदी, और आपके हाथ की इस कॉफी का सुकून एक तरफ। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, देवराज दीक्षित की वो खौफनाक यादें, अंडरवर्ल्ड की वो सारी साजिश धुंधली पड़ने लगी थी। देवराज दीक्षित अब तिहाड़ जेल की उस हाई सिक्योरिटी सेल में चक्की पीस रहा था। दीक्षित ग्रुप का पूरा कंट्रोल इटालियन गवर्नमेंट और मिश्रा ग्रुप के जॉइंट वेंचर के तहत आ चुका था। शैडो चेयरमैन का खौफ अब पूरे एशिया के कारपोरेट वर्ल्ड में फैल चुका था। किसी की भी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मिश्रा ग्रुप की तरफ आंख उठाकर देख सके। लेकिन इस सब के बीच जो एक चीज सबसे ज्यादा परवान चढ़ गई थी, वो था लक्ष्य और निया की बेपनाह इश्क। दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। निया अब अपने पिता के साथ शर्मा ग्रुप की आईटी ऑपरेशंस को संभालने लगी थी, और लक्ष्य दिन के उजाले में अब अपने मिश्रा टावर के चेयरमैन ऑफिस में अपना पूरा एम्पायर चला रहा था। एक दिन शाम को दिल्ली के एक बड़े ही एक्सक्लूसिव और प्राइवेट गोल्फ क्लब में दो बहुत ही ताकतवर इंसान चाय की मेज पर आमने सामने बैठे थे। एक तरफ थे मिश्रा ग्रुप के पूर्व वारिस और लक्ष्य के पिता मिस्टर हेमंत मिश्रा। दूसरी तरफ थे शर्मा ग्रुप के मालिक निया के पिता मिस्टर देवर्थ शर्मा। दोनों के बीच कोई कॉरपोरेट डील या कोई टेंडर की बात नहीं चल रही थी। वहां बात चल रही थी दो दिलों के, दो परिवारों को, और एक ऐसे बंधन की जो इन दोनों विशाल साम्राज्य को हमेशा के लिए एक कर देने वाला था। देवर्थ शर्मा ने अपनी चाय का कप रखकर बहुत ही आत्मीयता से कहा, हेमंत जी, हमारे बच्चों ने एक दूसरे को चुना है। वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि भगवान की रची एक बहुत ही खूबसूरत तकदीर है। मैंने अपनी जिंदगी में लक्ष्य जैसा सच्चा, फौलादी और जमीन से जुड़ा हुआ नौजवान नहीं देखा। वो मेरी निया के लिए एक परफेक्ट जीवन साथी है। तभी हेमंत मिश्रा ने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़कर कहा, शर्मा जी, निया ने जिस तरह से मेरे बेटे को उस अंधेरे और अकेलेपन से बाहर निकाला, जिस तरह उसने हमारे परिवार को, सिया और माही को अपनाया है, ऐसी संस्कारी और मजबूत लड़की तो किसी तपस्या से ही मिलती है। मेरा मानना है कि अब हमें इन दोनों को एक पवित्र रिश्ते का नाम देना चाहिए। ये कहते हुए दोनों पिताओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बात पक्की हो चुकी थी। उसी शाम वैकुंठ और शर्मा मैंशन में खुशियों की लहर दौड़ गई। जब लक्ष्य और निया को यह बात पता चली तो वो दोनों खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। निया शर्मा 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 के खुशी में पिता के गले लगकर रोड पड़ी, और वो लक्ष्य ने अपनी माँ पार्वती और सिया दीदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हुई। क्योंकि ये इंडिया के दो सबसे बड़े और सबसे अमीर परिवारों की शादी थी, तो इसलिए मीडिया और पूरी दुनिया की नज़र इस इवेंट पर टिकी हुई थी। न्यूज़ चैनल्स इसे वेडिंग ऑफ द डिकेड का नाम दे रहे थे। हर कोई कयास लगा रहा था ये शादी इटली के किसी लेक कोमो में होगी या फ्रांस के किसी शाही महल में। दुनिया भर के बड़े बड़े डिजाइनर, वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां शर्मा और मिश्रा परिवार के चक्कर काट रही थी। लेकिन निया और लक्ष्य, जो अंदर से आज भी वही नीम के पेड़ के नीचे वाले सीधे साधे आशिक थे, उन्होंने इन सभी शाही और महंगे विदेशी डेस्टिनेशंस को खारिज कर दिया। निया के पिता ने और लक्ष्य के परिवार के सामने बहुत ही प्यारी सी शर्त रखी। निया के नाश्ते की मेज पर कहा, पापा,
लक्ष्य: मैं जानती हूँ कि हम दुनिया के किसी कोने में जाकर करोड़ों रुपए उड़ाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो दिखावा और अजनबियों की भीड़, वो नकलीपन नहीं चाहिए। मुझे अपनी शादी में सुकून चाहिए, जो मुझे पहली बार लक्ष्य की आंखों में दिखा था। ये कहते हुए निया ने लक्ष्य का हाथ थामकर अपनी ख्वाहिश जाहिर करके आगे कहा, हम अपनी शादी इंडिया में करेंगे, राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक प्राचीन और पवित्र हेरिटेज महल में। इस शादी में हमारे परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त होंगे, और बाकी की झूठी तारीफ विदेशी डेलीगेट्स कुछ नहीं होगा। वहीं लक्ष्य ने नेहा के इस फैसले को सुनकर सीना गर्व से चौड़ा कर लिया और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है नेहा, तुम हर बार मुझे अपने प्यार में और भी ज्यादा गिरने पर मजबूर कर देती हो। हमारी शादी बिल्कुल वैसी होगी जैसे मेरी महारानी चाहती है। शादी में 3 फंक्शन रखे गए। हल्दी के फंक्शन में कोई बहुत बड़ा डीजे या लाउड म्यूजिक नहीं। राजस्थान के लोक गीतों का एक समा बंधा हुआ, रूह खुश कर देने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्रेडिशनल म्यूजिक। लक्ष्य ने एक साधारण सा पीला कुर्ता पहना। जब सिया दीदी अपने हाथों से लक्ष्य के गालों पर हल्दी लगा रही थी, तो सिया की भी आंखें भर आ रही थी। माही तो हल्दी में ऐसे मस्ती कर रही थी जैसे निया के दोनों हाथों को उसने हल्दी से पोत दिया था। लगातार शादी की रस्में पूरी हो रही थी, और करते करते कब उन दोनों की शादी भी हो गई, ये किसी को पता भी नहीं चला। पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था। निया अब शर्मा ग्रुप की वारिस नहीं, मिश्रा ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन भी बन चुकी थी। वो दोनों अब लगातार बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की फाइलें देख रहे थे। निया और तेज दिमाग के साथ लक्ष्य का बेखौफ रणनीतियों के साथ वो मिश्रा ग्रुप को उन ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे थे जहां पहुंचने का सपना देवराज दीक्षित ने देखा था, लेकिन वो वहीं पर दफन हो गया था। कहानी का वो दर्दनाक और खौफनाक सफर जो फटे हुए जूते और आंसुओं से शुरू हुआ था, आज वो एक ऐसे खूबसूरत, मुकम्मल और अजय मुकाम पर आकर खत्म हो गया था, जिसे अब दुनिया का कोई तूफान, कोई साजिश या कोई अहंकार कभी नहीं मिटा सकता था। लक्ष्य और निया की ये दास्तां अब हमेशा के लिए प्यार, सच्चाई और इंसानियत की एक मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी बिलियनियर फटीचर कैसी लगी? सभी लोग एक एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो कमेंट नहीं कर सकता वो लाइक ज़रूर करेगा, और जो शेयर कर सकते हैं वो शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, कल से हमारी नई कहानी शुरू होगी, और आगे की जो अब कहानी आएंगी वो कहानी 1 या 2 दिन में ही पूरी हो जाएंगी। आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन में ही हम आपको पूरी कहानी सुना देंगे।